हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए अंडरलाइन वर्ड जो है डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है और इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले आपको डेलिकेट का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है नाजुक। ठीक है, नाजुक। और देखिए ऑप्शन में पेटिट है, अट्रैक्टिव है, लेबोरियस है और क्रूड है। ठीक है, आपने क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा, कच्चा तेल। पेटिट का मतलब होता है थोड़ा या कम। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो प्रभावशाली हो। ठीक है, अट्रैक्टिव का मतलब होता है। और लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो देखिए यहाँ पर डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो पेटिट का मतलब थोड़ा, तो यह तो एकदम नहीं होगा। अट्रैक्टिव प्रभावशाली यह नहीं होगा। लेबोरियस मेहनती यह भी नहीं होगा। पेटिट का जो डेलिकेट का होगा वह क्रूड होगा। क्रूड, क्रूड यह करेक्ट होता है इसका उत्तर। क्योंकि समथिंग दैट इज इन अ नेचुरल और अ रॉ स्टेट, जो अपने रॉ स्टेट में हो। ठीक है। और सबसे पहले इसको याद अगर करना चाहते हैं डेलिकेट को, तो जो मैं आपको डी लेटर बताऊंगा तो इसमें मैं आपको इसको याद कराऊंगा। अभी तक हमने जो बता दो कि अपने वर्ड मीनिंग जो सीरीज चल रही है, ए से हमने 100 वर्ड, बी से 100 वर्ड और सी से 100 वर्ड टोटल ट्रिक से सीख चुके हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे। DELICATE, इसको आप लोग पढ़िएगा दिल्ली। ठीक है, और इसको पढ़ेगा कैट। कैट मतलब बिल्ली। तो दिल्ली की जो कैटें होती, जो पालतू कैटें होती, कैसी होती हैं? बहुत नाजुक होती हैं। जबकि गांव की जो देखेंगे बिल्लियाँ कैसी होती हैं? काफ़ी लड़ाकू झगड़ालू टाइप की होती हैं। ठीक है, तो दिल्ली की कैट कैसी होती? नाजुक होती हैं। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वह क्रूएड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड। देखिए हमें डिससेमिनेट का एंटोनिम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिससेमिनेट का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है प्रचार, प्रसार मतलब फैलाव। किसी चीज़ के जो किसी समाचार का जैसे तेजी से फैलाव होता है, उसी फैलाव को कहा जाता है डिससेमिनेट, फैलाव। ठीक है। अब इसका देखिए ऑप्शन का स्पार्कल, गेव, फेल्ट या काउंसिल। तो किसी चीज़ का जब फैलाव हो रहा है, जैसे समाचार का फैलाव होता है, तो उसको क्या इसका एंटोनिम होगा काउंसिल, उसे छिपाया जाएगा। तो काउंसिल का मतलब छिपाना होता है। मैंने सी वर्ड में बताया था कि जब पेपर कैंसिल हो जाता है तो लोग बच्चे क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर ताकि वहाँ पर जाकर घूम सकें। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ट्रिक करके बताया था। स्पार्कल का मतलब चिंगारी, गेप का मतलब दिया, फील्ड का मतलब महसूस किया। यह तीनों नहीं होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट है कि टू पुट समबडी टू सॉर्ट, यह ईडियम है और इस ईडियम का मीनिंग हमें बताना है। तो क्या इसका ईडियम का मीनिंग होगा? तो दोस्तों क्या इसका टू बी वेल इन्फॉर्म और अप टू डेट, या टू स्ले और एग्जीक्यूट समवन, या टू डिसीव समवन, या टू गिव चैलेंज। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा टू स्ले और एग्जीक्यूट समवन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? किसी को मार डालना या फांसी देना। ठीक है, और इसका यही ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड कंप्लेन टू माई ग्रैंड फादर अबाउट हिम। तो अब इसे आइए हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन और कुड, मे, माइट, इस तरह ये सब क्या है? एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए कंप्लेन वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लगी भी है। जबकि कंप्लेनिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है, यह तो होगा नहीं। कंप्लेन पास्ट फॉर्म में है, यह भी नहीं होगा। कंप्लेंस पांचवी फॉर्म में, यह भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। और मैं आपको प्रीपोजिशन, देखिए इसमें प्रीपोजिशन की गलती कर सकता था। अगर आप किसी के बारे में जब क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो टू लगाएंगे। और किस बारे में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो अबाउट लगाएंगे। ठीक है, यह प्रीपोजिशन की इसमें गलती पूछता है। अब नेक्स्ट है कि माई फादर वॉज वेरी डिसेंट बट आई सपोज ऑल मैन ऑफ हिज जनरेशन डैश। तो देखिए माई फादर यहाँ पर है, और माई फादर के लिए यहाँ पर देखिए वर्ब लगा हुआ है वाज, सिंगुलर। ठीक है, फादर भी सिंगुलर,
वर्ब इज सिंगुलर, और यह किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर भी देखिए क्या चाहिए, बट क्या है, एक कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ रहा है। और देखिए ऑल मैन क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत है, और वर्ब तो देयर तो होता नहीं है। और मैन कैसा है, यह एक प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में तो वास तो होगा नहीं, वुड होगा नहीं, तो बच्चा क्या, वर या प्लूरल फॉर्म में, और यहाँ पर एकदम फिट बैठेगा। अब नेक्स्ट है कि एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है कि किसी को गाली देना, ठीक है। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब हमें इसका अपोजिट बताना है। रिपक का मतलब होता है डांटना, ठीक है, और फिस्टर का मतलब होता है सड़ना। फ्लावरी का मतलब होता है फूलों से भरा हुआ, और अपलाज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो गाली देना और इसका अपोजिट अपलॉज, प्रशंसा करना, यह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। कॉग्निटिव का हमें सिनोनिम्स बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, COG यह एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि जानना, किसी के बारे में जानना, ठीक है। और आप लोगों ने जब गूगल खोला होगा तो उसमें एक इनकॉग्निटो मोड आता है, इनकॉग्निटो मोड होता है, ठीक है। और COG का मतलब ही होता है किसी के बारे में जानना, और इनकॉग्निटो का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। तो कॉग्निटो का मतलब होता है जानना, और इनकॉग्निटो का मोड होता है छिपाना। तो इसका जो कॉग्निटो होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी मतलब उसी के बारे में, किसी के बारे में समझना, जानना, वही। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, जैसे लेटेंट हीट होती है ना, गुप्त उष्मा। परसीएबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, परसीएबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष। ऑब्सक्योर का मतलब होता है छिपाना, और प्राइवेट का मतलब भी होता है छिपाना। जबकि कॉग्निटो का मतलब होता है कि जानना, और वहीं इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त या छिपाना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह परसीविएबल होगा, ठीक है, यह एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर डैश टेक्निक यू कैन यूज टू कोप एंड ओवरकम इट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए टेक्निक क्या है, टेक्निक एक नाउन है, और नाउन किस फॉर्म में है, और नाउन को देखिए, यह जो टेक्निक है यह काउंटेबल फॉर्म में है, और काउंटेबल के लिए हम मच का यूज नहीं करते हैं, न सो का, नो, न तो वेरी का, यहाँ पर हम मेनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है दोस्तों। और मच के लिए हम क्या करते हैं, जब मच हम यूज करेंगे वो किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। जबकि टेक्निक यहाँ पर क्या था, नाउन है, और नाउन जो टेक्निक है वह काउंटेबल फॉर्म में है। अब जो नेक्स्ट है, 4 स्टेटमेंट आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर स्पेलिंग एरर, इसमें हमें खोजना है। तो दोस्तों लगता है यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया है, नहीं सही है। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम, कि बट कैंपियंस सेंसिटिव रियलाइज इट एंड ही चेंज द सब्जेक्ट रेदर सडनली। तो हमें इसमें क्या करना, करेक्ट स्पेलिंग खोजना कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, वीपिंग का देखिए इसमें स्पेलिंग एरर गलत है। चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, देखिए यहाँ पर लिखा इनकरेक्ट। और वीपिंग की स्पेलिंग क्या है, WEE होता है ना, वीपिंग की स्पेलिंग WEEPING, यह करेक्ट होता है। वीपिंग का मतलब रोना होता है। तो हमारा जो एरर फाइंड हो रहा है वह ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन गलत था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट है कि द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज नो एरर इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। हमें इसमें एरर फाइंड करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, हर परफॉर्मेंस इन द सेकेंड राउंड ऑफ द कंपटीशन वाज इवन मोस्ट इम्प्रेसिव देन हर आउटस्टैंडिंग डिबट इन द फर्स्ट राउंड। देखिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, और देखिए हम देन कब लगाते हैं, जब कंपैरिजन का भाव आता है, यानी पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए हम मोस्ट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। और हम जैसे सुपरलेटिव लगा रहे हैं मोस्ट, तो उसके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। इससे भी हम यहाँ पर इजीली एरर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा एरर यहीं पर है।
तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। क्वेश्चन पढ़ते हैं और एरर फाइंड करते हैं। सम बैक्टीरियल सेल्स ऑन आवर हैंड्स में हैव genes that enabling them to be resistant to a given antibacterial agent। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, इनेबलिंग एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा ENABLE, इनेबल, यह एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, इनेबल करेक्ट होता है। जो हमारा एरर फाइंड हो रहा है वह हो रहा है हमारा ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट है कि चूज द इडियम फ्रेजेस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगफुली। ऑल द बॉय ऑफ दिस बैंड आर सिमिलर इन मेनी वे। देखिए सिमिलर इन मेनी वे जो है इडियम है, और इस इडियम जो ये मतलब है, मतलब मीनिंग नहीं दिया हुआ है सिमिलर का। किस इडियम का मतलब है क्या, इट लाइक अ बर्ड। इट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य। बर्ड ऑफ अ फेदर, वर्ड ऑफ अ फेदर का ही मतलब होता है सिमिलर इन मेनी वे, यह एकदम करेक्ट है। फ्लॉकिंग बर्ड का मतलब होता है कि पंछियों का झुंड के लिए यूज होता है। फ्लॉक लगाते हैं ना, पंछियों के झुंड के लिए हम फ्लॉक लगाते हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देखिए फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेनी स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। देखिए स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम मेनी यूज किए हैं। फेल, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यह प्लूरल फॉर्म में है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वह प्लूरल फॉर्म में है, तो हम जो वर्ब भी यूज करेंगे वह प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में दिया, यस लगाकर हम वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं, तो हम यस हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, FAIL, यह एकदम करेक्ट होगा। तो हमारा जो एरर फाइंड हुआ है वह ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट कि शी प्लान टू मीट हिम एट द एयरपोर्ट। देखिए टू लिखा है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यह इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, टू के बाद आई है, मीट सही है, लेकिन यहाँ पे मीट्स आए, यह नहीं होगा। और मेट आया है, यह पास्ट फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए मीट आया है, तो हमारा 2 ऑफ सेकेंड और फोर्थ है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या हिमसेल्फ यूज करें क्या है इसमें, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिमसेल्फ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए डूअर और रिसीवर, जो डूअर है आपका और रिसीवर सेम नहीं है। देखिए सी प्लान टू मीट हिम एट द एयरपोर्ट, उसने जो प्लान किया था कि वह उसे एयरपोर्ट पर मिलेगी, यहाँ पर खुद से नहीं मिलने की बात हो रही है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगता है, जहाँ पर डूअर और रिसीवर एक ही हों, एक ही व्यक्ति हों, तभी हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होते हैं वह क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। जैसे आई के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आई के लिए लगता है माई सेल्फ, इसी तरह वी के लिए आवर सेल्फ्स, योर के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्टली लग जाता है। जैसे कि हो गया आपका AVAILED, अवेल्ड। ठीक है, डिस GUISED, डिस्गाइज्ड, RECONCILED, रिकनसाइल्ड, ABSENTED, absent। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ डायरेक्टली आपको एडेप्टेड, ठीक है, इनके साथ आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही होगा। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति डूअर और रिसीवर एक नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है कि एक पैसेज है, और पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये नंबर पूरा का पूरा दे भी सकता है, अगर आप गड़बड़ हो, आपका पैसेज गड़बड़ होगा तो सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, वी शुड आइदर हैव प्रिपेयर आवर सेल्फ टू रेसिस्ट चाइना डैश टू मेक concession including border adjustment, we did dash after 1956,
We would not dash China's territorial claims and therefore accepted the possibility of a dash. Unfortunately, we did not build up military to thought. इसका मतलब होता है खतरा. China if she choose to use force to sustain her. तो जैसे पैसेज पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर इशू हैं इस बारे में बात हो रही है कि वी शुड आइदर हैव प्रिपेयर आवर सेल्फ टू रेसिस्ट चाइना टू मेक कॉन्सेशन. मतलब कि जैसे कि इसमें बात हो रही है कि हम जो बॉर्डर इशू पर अपने चाइना के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट और उनके समझौते के बारे में ऐसी बात हो रही है. तो चलिए क्वेश्चन के साथ देखते हैं. वी शुड आइदर हैव प्रिपेयर आवर सेल्फ टू रेसिस्ट चाइना आर टू मेक कंसेशन. इसमें बोला है कि हम प्रिपेयर करें चाइना को रोकने के लिए, उनसे उनके साथ सहमति या बातचीत करें. तो देखिए आइदर लगा हुआ है और देखिए यहाँ पर आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, ना कि नॉर लगता है, न कि मे लगता है, ना कि बी लगता है. तो यह इजी था और यह ग्रामर से सही हो जाएगा. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रामर का स्पेलिंग भी पूछ लेता है. GRAMMAR, MAR होता है. नेक्स्ट है इंक्लूडिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट. वी डिड आइदर प्रीटी मच नाइदर नॉट मच. वी डिड नाइदर आफ्टर 1906 वी वुड नॉट चाइनन टेरिटोरियल क्लेम. वी इसमें देखिए कह रहा है कि वी डिड नाइदर, वह न तो सहमति पे न उनसे रेसिस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं. वी डिड नाइदर, तो यहां पर जो नाइदर एकदम करेक्ट है. नाइदर एकदम करेक्ट यहां पर फिट बैठ रहा है. आप वी डू नॉट कॉन्सीड मतलब सहमति ऑन चाइना टेरिटोरियल क्लेम एंड देयरफॉर एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, क्लैश मतलब जैसे खतरा, उनसे उनके साथ जैसे लड़ाई झगड़े की बात हो रही. क्लैश मतलब कि संघर्ष, ठीक है, संघर्ष कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट बिल्ड अप मिलिट्री टू थॉट चाइना इफ सी चूज टू यूज फोर्स टू सस्टेन हर. तो क्या इसमें बोला कि अगर वह अपने जैसे क्लेम कर रहे हैं तो हम अभी तैयार नहीं है कि चाइना से अभी हम लड़ पाएँ. ठीक है, तो यह जो बात थी, जैसे पैसेज था कि चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर इशू है, इस पे हम बॉर्डर इशू है, इस पे अभी तो हम न तो उनसे रेसिस्ट के लिए तैयार है, ना उनसे कॉन्सेशन के लिए यानी कॉन्सीड के लिए, सहमति के लिए तैयार हैं. अभी हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं है कि हम उसके साथ पूरी तरह लड़ाई कर सकें. ठीक है, यह सब इस पैसेज में बात हुई. तो दोस्तों पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अब चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में.